बाजार की बातचीत को हम आगे लेके चलते हैं फंडामेंटल दृष्टि से। हमारे साथ पवन पारिक, फंड मैनेजर रेनेसा कैपिटल, जुड़ रहे हैं इस समय। पवन, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है। सबसे पहले आपसे बाजार की पोजीशनिंग समझ लेते हैं। आप इस समय नज़रिया क्या ले रहे हैं? एक तरफ तो ये व्यू है कि आगे आने वाला क्वार्टर भी बहुत खास ना रहे, शायद कॉर्पोरेट इंडिया के लिए प्रेशर नज़र आए, और क्योंकि रेट्स अभी भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में शायद बढ़ने की तरफ नजर आ रहे हैं, यूएस में भी हमारे यहाँ भी, इसलिए दिक्कत है, स्लो डाउन थोड़ा आ जाए। दूसरी तरफ एक व्यू ये आ रहा है कि 1.5 साल की ब्रॉड मार्केट तो मंदी में रहा ही है, कहीं ना कहीं अब बाजार को ये विजिबिलिटी मिल रही है कि टर्मिनल रेट कहाँ होगा। हो सकता है 2-3 क्वार्टर के बाद अब हम पॉज और उसके बाद नीचे, और बाजार हमेशा फॉरवर्ड डिस्काउंट करता है। तो इसलिए जो लोग कैश लेके बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से पेशेंटली, अब आपको डिप्लॉय करने का टाइम आ गया है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में, 2 से 3 साल व्यू के लिए। आज आप बोएंगे तो तब काट पाएंगे। आप किस तरफ इस समय देखते हैं, प्रेशर पॉइंट्स की तरफ या अपॉर्चुनिटी? गुड आफ्टरनून अजय। देखिए, मार्केट में लास्ट एक महीने में काफी कुछ बदल चुका है। एक महीने पहले तक हम डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग देख रहे थे। हमको लग रहा था कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अक्रॉस द बोर्ड डिमांड बहुत स्ट्रांग है। पर अचानक से हमने देखा क्वार्टर 3 रिजल्ट्स में डिमांड की मंदी हमने देखी डोमेस्टिक मार्केट में। ग्लोबली भी आप देखें तो यूएस मार्केट में हमको लग रहा था टर्मिनल रेट जो है, अब वी आर वेरी क्लोज, मे बी एक और दो हाइक होगा उसके बाद तो हम मे बी काफी लोग बोल रहे थे कि 2-3 क्वार्टर में तो हम रेट कट्स की बात भी कर सकते हैं यूएस में। पर अचानक से लास्ट एक महीने के अंदर यूएस में जो भी डेटा पॉइंट्स आया है और जो रिसेंट कमेंट्री रही है यूएस फेड चेयरमैन की, उससे सबसे यही अंदाजा लग रहा है कि मे बी ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हुई नहीं है। तो आज की डेट में मार्केट जो है काफी कंफ्यूजन मोड में है। काफी कंफ्यूजन कंफ्यूजन बोल सकते हैं और इसको नर्वसनेस भी बोल सकते हैं कि काफी मार्केट नर्वस हो चुका है कि ग्लोबली ग्रोथ थोड़ी शांत हो गई और इंडिया में भी एक टेम्पररी ग्रोथ में पॉज दिख रहा है। इसके कारण आपने देखा होगा तो मार्केट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी आया है। लास्ट एक आध डेढ़ महीने से मार्केट हैज मूव फ्रॉम ग्रोथ टू वैल्यू। तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती है और वैल्यूएशन तो ग्रोथ और वैल्यू दोनों स्टॉक के कम होते हैं। बट जो भी हाई ग्रोथ स्टॉक्स में बिल्ड करके रखी हुई थी, अब वो टोन डाउन हो रहे हैं। एनालिस्ट लोग ने धीरे धीरे अपने एस्टिमेट्स काटने शुरू हुए हैं किए हैं। तो इन सब के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-6 महीने हो सकता है मार्केट बहुत क्लोजली इन ग्रोथ ट्रेंड्स को वॉच करेगी। जहां तक मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक हमने इंटरेस्ट रेट हाइक कर लिया है। हो सकता है कितनी बार ऐसा होता है कि इस इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे थोड़ा लैग के साथ दिखता है। तो कहीं ना कहीं अगले 2-3 क्वार्टर में वो इम्पैक्ट दिखेगा। जो भी डेटा पॉइंट लास्ट एक महीने में नेगेटिव आए हैं उसकी वजह से एक आध एक्स्ट्रा हाइक हो सकता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आज के डेट में। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगले 3 एक महीने के लिए मार्केट मुझे ऐसा लगता है ऐसे नर्वसनेस रेंज बाउंड मोड में रहेगा। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। देखिए, जैसे जब भी डिमांड थोड़ी सी मंद भी हो गई तो इकोनॉमी में अंडरलाइंग ट्रेंड्स चेंज नहीं हुए हैं। इसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक बेनिफिट्स तो हमेशा चलते रहेंगे। तो इन्वेस्टर्स शुड बी एबल टू फाइंड आउट गुड स्टॉक्स जो अगले 2-3 साल तक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं उनको, और उनमें जमा जमा कर पोजीशन बनानी चाहिए। जी हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। कौन से ऐसे एरियाज है जो आपको कंफर्ट दे रहे हैं बाजार में, जो अर्निंग्स बैक्ड सेक्टर्स हैं, जो अगर 10 से 15% वैल्यूएशन कमज़ोर हो जाए तो भी आपको कंफर्ट आएगा? क्योंकि मुझे पता है कि आपके फंड में भी अच्छे इन्फ्लोज आ रहे हैं, टॉपअप्स आ रहे हैं। कौन सी लिस्ट आपने बना के रखी हुई है, बाइंग लिस्ट? देखिए, हम बैंक्स पे तो काफी पॉजिटिव थे, काफी हद से हम पॉजिटिव हैं। लास्ट 2-3 महीने में जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रोथ स्टॉक्स थोड़े से शांत हुए हैं तो ये बैंक्स में भी वैल्यूएशन और रीजनेबल हो गए हैं। पर बैंक से साथ साथ हमको ऐसा लग रहा है धीरे धीरे एनबीएफसी भी वैल्यू जोन में आ रही है। और जैसे जैसे अगले 2-3-4 महीने में जैसे जैसे रूरल रिकवरी के ट्रेंड्स दिखेंगे, तो काफी सारी एनबीएफसीज हैं जो डीप डाउन रूरल सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो काफी हद तक, जैसे हमने कहा कि जितनी हाइक हो चुकी है उतनी हाइक अभी आगे होने वाली है नहीं। तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो एनबीएफसी के लिए भी धीरे धीरे मेलो डाउन होंगे। तो ऐसे में क्या है, बैंक से साथ साथ हम एनबीएफसी पे इतने पॉजिटिव नहीं थे, पर अब धीरे धीरे हमको ऐसा लगता है कि एनबीएफसी में भी लोगों को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। उसके साथ में एक कंज्यूमर ड्यूरेबल एक ऐसा सेक्टर है जहां पर वैल्यूएशन बहुत बुरी तरह से गिर चुके हैं। हो सकता है अगले एक आध दो क्वार्टर तक अर्निंग्स खराब आए। बट ये सेक्टर ट्रेडिशनली इंडिया में जैसे बहुत डीपली अंडरपेनिट्रेटेड सेक्टर है। तो इनके अंदर क्या है कि जब भी ग्रोथ आती है तो वैल्यूएशन बहुत जोर से एक्सपैंड होता है। तो ऐसे में अगर हम सोचें कि नंबर्स अच्छे आएंगे उसके बाद हम खरीदें तो आपको बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा। तो दिस इज अ टाइम जब आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है,
यहाँ पर आपको वैल्यूएशन ठीक ठाक मिल रहा है, हम यहाँ दे सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो सेक्टर्स है वहां तो हमारा काफी टाइम से पॉजिटिव व्यू है, और हमको लगता है कि यहाँ भी अभी भी इसमें काफी सारे पॉकेट्स हैं जहां पर चीजें एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, पर काफी सारे पॉकेट्स अभी भी हैं जहां पर वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अपनी नजर बनाकर रखनी चाहिए। ये एनबीएफसीज में आपके पास कौन से नाम है अपने पोर्टफोलियो में? सॉरी, एनबीएफसी स्पेस में कौन से नामों पे आपकी नजर है? हमने एनबीएफसीज में थोड़े माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड जो बिजनेसेस है, रूरल फाइनेंस रिलेटेड जो बिजनेसेस है, उनमें थोड़ा फोकस बढ़ाया है। ओके, ऑलराइट। पवन, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो स्पेसेस आप जिनमें अब तक ध्यान नहीं गया या जहां वैल्यू आपको दिखती है, मेटल स्पेस पर अब आपका क्या व्यू बनेगा? आज जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है और उन्हें लगता है कि जो रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस रही है इस पूरे स्पेस पर, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस को देखें, चाइना का जो इकोनॉमिक डेटा सुधरता हुआ आ रहा है, मेटल्स के लिए, कमोडिटीज, हार्ड कमोडिटीज के लिए आप कैसा ट्रीट देखते हैं आगे आने वाले समय में? कमोडिटीज की तरफ हमारा थोड़ा इंटरेस्ट कम है, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। जहां पर चाइना में क्या हो रहा है, अचानक से पेट्रो के प्राइसेस अब थोड़े करेक्ट हो गए हैं, कोल प्राइस अब करेक्ट होने लग गए हैं, पर ये वापस कब बढ़ने लग जाए, और स्टील भी किस तरह से मूवमेंट करती है नहीं करती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक हमारे एंड पे। तो इसके लिए हमने इन सेक्टर्स पे थोड़ा सा हमने थोड़ा अवॉइड करके रखा है इस सेक्टर को। हमको ऐसा लगता है जब तक ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज शांत नहीं होते, जब तक ये ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स इश्यूज शांत नहीं होते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सारी इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज है। आज चाइना चाहे कितना भी कर ले, सब्सटैंशियल पार्ट उनकी इकोनॉमी का जो है वो यूएस से आता है। यूएस में अगर मंदी आती है तो चाइना डोमेस्टिक डिमांड के बलबूते पर अपनी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे में फिर कमोडिटी उसको रिएक्ट करेंगी, और फिर कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई डिसरप्शन होता रहता है। ऐसे में कमोडिटीज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है, हम इसके लिए इसको अवॉइड ही करते हैं। स्पेशली जब तक ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चैलेंज चलता रहेगा तब तक इसको अवॉइड ही रखना चाहिए हमारे हिसाब से। पवन जी, आपके लिस्ट में ना ऑटो कंपनीज भी हैं जिस पे आप थोड़ा बुलिश हैं। आप मेरे को ये बता पाएंगे ऑटोस में कहाँ पे ज़्यादा बुलिश हैं आप? कमर्शियल में अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज पे, टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, या फिर सीधा ही कार बनाने वाली कंपनी जैसे मारुति है, M&M है, इस तरह की कंपनीज पे? राइट, एक्चुअली ऑटो में अगर आप देखें तो लास्ट 1-2 साल से ऑटो ओईएम से अच्छे रिटर्न दिए हैं। ऑटो टू व्हीलर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर थोड़ी मंदी हुई है। हम सब मंथली बेसिस पे ऑटो नंबर्स ट्रैक कर रहे हैं। हीरो हीरो मोटोकॉर्प जो आज से 3-4 साल पहले महीने की 6-7 लाख गाड़ियां बेचता था, आज 4 लाख गाड़ी नहीं बेच पा रहा है। तो टू व्हीलर के अलावा जो बाकी के सारे सेगमेंट्स है उन्होंने अच्छा काम किया, पर वहां के साथ साथ वहां के स्टॉक्स ने भी अच्छा काम किया है। तो हम ऑटो पे पॉजिटिव तो है, पर ऑटो में हम ऑटो ओईएम्स की जगह ऑटो एंक्स पे पॉजिटिव है। बिकॉज ऑटो एंक्स में हमको ऐसा लगता है कि वहां पर ऑटो ओईएम के साथ डोमेस्टिक जो मार्केट की ग्रोथ है वो तो होती है, साथ में बहुत सारी ऑटो एंक्स ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ कुछ ओईएम्स कुछ कुछ ऑटो एंक्स ऐसी भी हैं जो नए प्रोडक्ट इनोवेशन का काम कर रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट इनकी जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री ग्रोथ से ज्यादा रहेगी ऑन अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस। विद इन दैट अगर आप देखें तो जो टू व्हीलर इंडस्ट्री को जो केटर करने वाली ऑटो एंसिलरीज है वहां पर हमारा पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से टू व्हीलर इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, क्योंकि बेस इतना कम हो चुका है, अगले 3-4 साल तक डबल डिजिट ग्रो कर सकती है। और ऐसे में ये ऑटो एंक्स है, ये उससे भी इंडस्ट्री से भी ज्यादा ग्रोथ दे सकती है, वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। तो जो टू व्हीलर रिलेटेड ऑटो एंसिलरी कंपनीज है वहां पर हमारा काफी पॉजिटिव व्यू। ओके, तो एक तो हो गया फाइनेंस में आपके पास माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरफ आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कुछ मिड टियर इंजीनियरिंग और ऑटो एंसरी नाम भी देख रहे हैं। अभी आपके दो पोर्टफोलियो रन करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट पवन? हाँ जी, तो दोनों पोर्टफोलियो का जी, हमारा एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है जो रेनेसांस अपॉर्चुनिटीज पोर्टफोलियो, और एक हमारा रेनेसांस मिड कैप पोर्टफोलियो जो एक मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है। तो ये इनका 12 मंथ फॉरवर्ड पीई क्या होगा आपके पोर्टफोलियो का, एवरेज पीई, और क्या अर्निंग्स ग्रोथ पकड़ के चल रहे हैं आप अपने पोर्टफोलियो लेवल पे ब्लेंडेड? राइट, हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो की अर्निंग ग्रोथ 17-18% के आसपास होगी 2 ईयर अर्निंग्स के अगर, और मिड कैप पोर्टफोलियो की लगभग 20% के आसपास होगी। एंड एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न्ड, दोनों के दोनों पोर्टफोलियो 20-22 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे चल रहे होंगे। ओके, ऑलराइट। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आज समय देने के लिए और अपने सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।